प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करने जा रहा हूं और वह है अणुसूत्र का निर्धारण। अब रसायन विज्ञान की किताबें जब पढ़ते हो तो उसमें क्या देखते हो कि तत्वों के संकेत के साथ साथ अणुओं के अणुसूत्र भी मिलते हैं। यह अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, किताबों में क्यों कैसे लिखा गया है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अणुसूत्र का निर्धारण अर्थात रसायन विज्ञान में अणुसूत्र को, मोलिकुलर फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग का यही मैटर है कि अणुसूत्र का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। देखो बच्चों, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बता दिया था। ये संयोजकता क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था कि धातु और अधातु की संयोजकता का निर्धारण तुम कैसे करो। बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान के बारे में आपको बताया था कि रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है: भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो यहाँ जो अणुसूत्र का निर्धारण हम लोग करने जा रहे हैं वह अकार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र का हम लोग का निर्धारण पढ़ेंगे कि किस तरह से अणुसूत्र अकार्बनिक यौगिकों को अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के कितने पार्ट होते हैं। तो जहां तक पार्ट की बात है इसके 2 भाग होते हैं। सिंपल सी बात में समझते चलो कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र जब देखोगे तो उसके 2 भाग होंगे। प्रथम भाग जो होता है वह विद्युत धनात्मक भाग होता है और दूसरा भाग विद्युत ऋणात्मक होता है। अब विद्युत धनात्मक भाग और विद्युत ऋणात्मक भाग की अपनी अपनी संयोजकता होती है, पहले से होती है। उस संयोजकता का सबसे पहले तुमको निर्धारण करना होगा और अगर उस संयोजकता को तुम अच्छी तरह से समझ लिए तो फिर अणुसूत्र लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। तो सबसे पहले हम विद्युत धनात्मक तत्वों अर्थात धातुओं की संयोजकता पर चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम्पल पहले आपको देंगे। तो चलो बच्चों, आज हम जिस मैटर पर बात कर रहे हैं अणुसूत्र का निर्धारण। अणुसूत्र क्या कहते हैं? मोलेकुलर फॉर्मूला हम लोग कहते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलेकुलर फॉर्मूला का निर्धारण। अब सबसे पहले बता दूं कि अकार्बनिक यौगिकों के 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है? यौगिक के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? विद्युत धनात्मक भाग और दूसरा होता है विद्युत ऋणात्मक भाग। विद्युत धनात्मक भाग और विद्युत ऋणात्मक भाग। एक एग्जांपल यहाँ दे दें ताकि आगे की बात तुम्हारे समझ में आएगी। जैसे सबसे फर्स्ट यौगिक हम लिखे, कोई जैसे फॉलो करो कि हम लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हमने लिखा है, यह सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र है। इसके 2 भागों को अगर हम यहाँ समझाएं, प्रथम भाग और दूसरे भाग, तो इसको कैसे हम देखेंगे? देखो, ये सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक भाग है और क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मक भाग है। ठीक, दूसरा एग्जांपल भी तुम देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट। यहां देखो
सोडियम विद्युत धनात्मक भाग और कार्बोनेट क्या हो गया, विद्युत ऋणात्मक भाग। तो इस तरह से विद्युत धनात्मक भाग और विद्युत ऋणात्मक भाग जितने अकार्बनिक यौगिक देखोगे सब में विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक भाग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ये बताते चले कि ये विद्युत धनात्मक भाग क्या होता है। पहला पॉइंट कि विद्युत धनात्मक भाग विद्युत धनात्मक भाग जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है या होते हैं। एक आवेश होगा या एक से अधिक आवेश हो सकता है, तो यह भाग विद्युत धनात्मक भाग होता है। तो विद्युत धनात्मक भाग में मोस्टली तुमको धातु में मिलेंगे, प्रायः धातुएं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि चूंकि धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए उस पर धनावेश की उत्पत्ति होती है और यही कारण है कि प्राय धातु में जो है वह विद्युत धनात्मक होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने संयोजकता आपको बताया था, तो उस आधार पर संयोजकता ज्ञात अगर करते हो तो क्या देखते हो कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्टेनस, फेरस, क्यूप्रस इत्यादि, बहुत सारे इत्यादि, ये सब विद्युत धनात्मक हो जाएंगे। जहां तक अगर हम समूह की बात करें, एक ये तो हो गया विद्युत धनात्मक जिसको मूलक में बोलेंगे, तो ये विद्युत धनात्मक मूलक हो गया। तात्विक मूलक के रूप में इसको हम जानेंगे। ये क्या है, तात्विक मूलक है। अब समूह के रूप में जो रेडियस पाए जाते हैं, मूलक पाए जाते हैं, उनका एक एग्जांपल मैं दे दूं। अमोनियम आयन, क्या सूत्र लिखते हो, सी NH4 एक प्लस इस पर दिखाई दे रहा है हमको। अब इस तरह से आपको बहुत सा समूह वाला मूलक मिलेगा, तो इस पर जो आवेश होगा ये इसके संयोजकता हुई। इसको मुक्त मूलक के रूप में हम लोग जानते हैं, और यह स्वतंत्र मूलक के रूप में होते हुए यह दूसरे मूलकों के साथ जुड़ करके और अणु का निर्माण करता है। ये विद्युत धनात्मक मूलक याद रखना। दूसरा हम आपको बताते चले विद्युत ऋणात्मक मूलक। देखो उसमें हमने धातु दिया है और इसमें क्या देने जा रहे हैं, प्राय अधातु है। तो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। प्राय अधातु क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब जितने अधातु में अगर अधातुओं की बात करो तो बहुत सा एग्जांपल अधातु में तुमको मिल जाएगा। इसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ देना है क्योंकि वह विद्युत धनात्मक गुण दर्शाते हैं। तो चलो कुछ अधातुओं का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम क्लोरीन का देखते हैं कि क्लोरीन पर कौन सा आवेश होता है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था, इसके पहले पूर्व वाली क्लास देखोगे तो ये आवेश तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि किस पर कितना आवेश क्यों बढ़ रहा है। तो इस तरह से देखा क्लोरीन, क्लोराइड आयन हो गया है ये। तो इसका नाम भी लिख देते हैं ताकि तुम्हारे दिक्कत नहीं होगी। क्लोराइड आयन
क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उसको हम लोग क्लोराइड आयन के रूप में बोलते हैं। ये होगा हमारा क्लोराइड आयन। उसी तरह से क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, और भी हम दिखा रहे हैं बोर्ड पर तुमको। बच्चों देखो बोर्ड साफ हो गया। अब आगे देखते हैं लोग विद्युत धनात्मक के बाद विद्युत ऋणात्मक मूलक में बता रहा था तुम लोगों को। ये विद्युत ऋणात्मक में आगे देखो आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, ये धनात्मक हो जाएगा। सॉरी, इसको रहने दो। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसको छोड़ो, प्योर जो विद्युत ऋणात्मक उसी की चर्चा करते हैं। ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, तीन आवेश दिखा मैंने इस पर। फॉस्फाइड आयन, यहां पर जो विद्युत ऋणात्मक मूलक दिखा रहे हैं वह सब तात्विक मूलक हैं। और तात्विक मूलक में एक बात हमेशा याद रखने के लिए याद रखना कि इसमें आइड शब्द जुड़ा हुआ रहता है लास्ट में। तो आइड शब्द जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा नाम। अब देखते हैं मुक्त मूलक जो समूह के रूप में पाए जाते हैं। बहुत से मुक्त मूलक हम आपको दिखाएंगे। जैसे पहला कार्बोनेट, ये कार्बोनेट का क्या सूत्र होगा? CO3 बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस, एक माइनस है। सल्फेट है, SO4 माइनस माइनस, बाई सल्फेट, HSO4 हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट। यहाँ पर देखो आप रखना है, यहाँ पर देखो नाइट्राइड लिखे हैं जिस पर N-3 लिखा और ये है नाइट्रेट। ये नाइट्रेट का क्या होगा? NO3 माइनस। एक और शब्द ये लिख दे नाइट्राइट, कंफ्यूजन दूर कर लेना।
फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन क्लोरेट, डाइक्रोमेट, तो इस तरह से कुछ मूलकों का नाम मैंने लिखा, तात्विक मूलक और सामूहिक मूलक। तो ये विद्युत ऋणात्मक मूलक कुछ लिखा मैंने, कुछ विद्युत धनात्मक मूलक लिखा, और विद्युत धनात्मक मूलक को विद्युत ऋणात्मक मूलक से जोड़ दो, अणुसूत्र का निर्धारण हो जाएगा। तो चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बाबू, पहले हम क्लोराइड पर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन से बना क्लोराइड, यहाँ दो शब्द तुमको मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र कैसे लिखोगे? Na का की संयोजकता यहाँ दिखाओगे, 1 है, और क्लोरीन पर माइनस हमने बताया था 1 है, दोनों पर एक एक है, एक क्लोराइड का अणुसूत्र। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड Mg की वैलेंसी तुमको मालूम है कि 2 होता है, जिस 2 धनायन होता है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और क्लोराइड का तो देख ही रहे हो एक। अब एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे परमाणु की संख्या के लिए, तो क्या होगा? Mg को करा कि 1 रखिए, और Cl को क्या करा कि 2 कर दीजिए, नीचे 2 लिख दिया। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। दोनों में क्लोराइड है, लेकिन इसमें क्लोरीन की संख्या 1 है, इसमें क्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों करते हैं? आवेशों को बराबर करने के लिए। ये धन आवेश को ऋण आवेश के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? विपरीत संख्या कर देंगे तो आवेश बराबर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु ज्यादा विद्युत और उदासीन होते हैं, और उसी तरह से जब यौगिक के सूक्ष्म अणु का निर्माण होता है तो अणु पर भी कोई आवेश नहीं होता है। अगला देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी मैं केवल क्लोराइड को लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि बात को समझो कैसा क्यों होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, अर्थात 3 धारांश होता है, और क्लोराइड का तो 1 है, ये देख ही रहे हो। अब इसके विपरीत करोगे तो सूत्र क्या बनेगा? Al और Cl3 बन गया ना। चलो चौथा भी देख लेते हैं, एस्टैटिक क्लोराइड। एसएन 2 तरह का संयोजकता शो करता है। बहुत से एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी वाले होते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, एक से अधिक प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। तो ये एस्टेनस जो है, ये एस्टैटिक और एस्टेनस 2 तरह की संयोजकता दर्शाता है। एस्टेनस में एस्टेनस की संयोजकता 2 होती है, और एस्टैटिक में 4 हो जाता है। और इस तरह से एस्टेनस की संयोजकता यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि इस पर +4 आवेश होगा, और क्लोरीन का तो माइनस होता ही है 1, और तब अणुसूत्र क्या होगा तुम्हारा? NaCN, और Cl कितना हो जाएगा? 4। बन गया तुम्हारा अणुसूत्र SaCl4। इस तरह से कुछ यौगिकों का अणुसूत्र देखा तुमने। अब चलो आगे कुछ और देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा इससे जल्दी पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका अणुसूत्र कैसे निकालेंगे। और सोडियम को ही हम लेकर चलते हैं, और सोडियम में एक विद्युत धनात्मक मूलक के रूप में हम सोडियम को लेते हैं पहले। अब सोडियम से कई कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला तुमको लिखकर दिखाते हैं। एक से हम लिखकर दिखाएंगे, बाकी से चाहो तो तुम आराम से लिख लोगे। जैसे सोडियम सोडियम, अगर हम कहें कि सोडियम ऑक्साइड लिखो तो
क्या लिखोगे? सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के बारे में बताया था, ये बताया कि ऑक्सीजन कैसे ऑक्साइड में परिणत होता है। आवेश पर याद रखो सोडियम ऑक्साइड। कितना आवेश? एक आवेश। ऑक्सीजन पे कितना दिया था? क्लोरीन आवेश। तो फिर सूत्र क्या बनेगा? आप समझ सकते हो, Na2O बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? अब अगला देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सल्फाइड, जब ऑक्साइड बन गया तो सल्फाइड भी बना लोगे। सल्फर का सॉरी मैग्नीशियम का टू और ऑक्साइड करते ही रहे हो। अब दोनों के वजह से दो दो है और दो दो जब बराबर होता है तो इसको काट देते हैं। इसका 2 1 1 कर दिया और तब अनुसूत्र क्या लिखा जाएगा? MgO। अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का, थोड़ा सा सोडियम का दूसरा कंपाउंड देखते हैं। मूलकों से सामूहिक मूलक जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र हम बोले कि लिखो तो कैसे लिखोगे? सोडियम का Na लिखोगे, वैलेंसी 1 दिखाओगे, कार्बोनेट का CO3 माइनस माइनस 2 दिखाओगे और तब सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 बन गया। Na2CO3। उसी तरह से क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट लिखो, बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक मूलकों को जोड़ते जाओ, किसी के साथ किसी को जोड़ दो। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, कोई विद्युत धनात्मक, कोई विद्युत ऋणात्मक को जोड़ो, अनुसूत्र बन जाएगा। सोडियम का लिखा मैंने Na और बाइकार्बोनेट का क्या लिखा था? HCO3 माइनस एक आवेश है और तब अनुसूत्र क्या बनेगा? NaCO3। दूसरी बात बता दूं कि बीच बीच में हाइड्रोजन वगैरह जो कैपिटल लेटर में दिख रहा है हो, ये कभी भी स्मॉल लेटर मत करना, अंग्रेजी वाला रूल मत लगाना। जिसका जो संकेत है वह अस्थायी है, वह बदलता नहीं है, चाहे बीच में लिखो, चाहे पहले लिखो, चाहे बाद में लिखो। तो इस तरह से अणुसूत्रों का निर्धारण तुमने सीखा और आगे जो भी हमने मूलक दिया है विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक मूलक, उस आधार पर तुम अपना अणुसूत्र तैयार करना। सैकड़ों अणुसूत्र, हजारों अणुसूत्र तुम लिख सकते हो और लिख करके कॉपी में रखना। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।